अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल वॉइस टेलीविज़न पाकिस्तान के साथ मौजूद हैं आयशा नाज और मेरे साथ मौजूद हैं राशिद अभी। वालेकुम अस्सलाम। आज हम पेट्रोलियम मसनूआत और पेट्रोलियम ममालिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप देखें कि जिस तरह ईरान पर ये जंग मुसल्लत हुई और ईरान और अमेरिका इसराइल की जंग शुरू हुई, उससे लेकर अब तक जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो रहा है और आज के मुताबिक जो है वो आलमी मंडी में फी बैरल जो पेट्रोल की कीमत है वो 107 से अबव है। तो ये और भी मज़ीद बढ़ सकती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में फ्यूल एडजस्टमेंट और फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं। और एक बड़ी खबर जो ये है कि यूएई, जिसको बहुत एक बड़ा तेल प्रोडक्शन समझा जाता है, उसने भी ओपेक जो है उससे निकलने का ऐलान कर दिया और 1 मई से वो अलहदा हो जाएगा। तो सर, हम चाहते हैं कि पहले हम अपने नाज़रीन को ये बताएं कि बेसिकली ये ओपेक है क्या। तो ये ओपेक जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के रुकन ममालिक का इत्तेहाद है, जो मिलकर आलमी तेल पैदावार को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इनमें 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक है ओपेक और दूसरा है ओपेक प्लस। जी सर। ओपेक 1960 में बना शायद जी, ये 1960 में हुआ था। टूट का शिकार होने जा रहा है। पहले हम अपने नाज़रीन को ये बताते हैं कि इनमें कौन कौन से ममालिक जो हैं वो शामिल हैं। जो ओपेक हैं उसमें सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, यूनाइटेड अरब अमारात, वेनेजुएला, नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला, कांगो वगैरह जो हैं वो इसमें शामिल है। जबकि ओपेक्स प्लस ममालिक में रूस, कागिस्तान, अज़रबैजान, मेक्सिको, मलेशिया, बहरीन, ब्रुनई, अमान, साउथ सूडान और सूडान। उसके बाद जी ये ममालिक मिलकर तेल की पैदावार के फैसले करते हैं और ताकि आलमी मंडी में तेल की कीमतों को मुस्तहकम रखा जाए। हाँ, कीमतें भी कंट्रोल करता है ओपेक। जी, प्रोडक्शन भी कंट्रोल करता है और कीमतें भी। अब जैसे यूएई ने इससे निकलने का कंट्रोल का मतलब है वो ये तय करता है कि कौन सा मुल्क कितनी प्रोडक्शन निकालेगा। जो यूएई इस मुआहदे के तहत प्रोडक्शन कर रहा था वो आमतौर पर तकरीबन 3 से 3.2 मिलियन बैरल योमिया के करीब पैदावार की हद तयन की गई थी, लेकिन जो उसकी प्रोडक्शन थी वो 5 मिलियन बैरल से अबव थी। अब ये निकल रहा है तो इसको एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि जो इसकी प्रोडक्शन है यानी यूएई मुत्तहदा अरब अमारात के प्रोडक्शन में भी इजाफा होगा। और इसका बाकी ममालिक पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या उन्होंने इस ओपेक को क्यों छोड़ा, तो ये तो सबके सामने ही है कि यूएई जो है वो अपनी प्रोडक्शन मजीद बढ़ाना चाहता है और इस मुआहदे के तहत जो है। थोड़ा सा बताऊं? जी सर, जरूर। इसमें यह है कि अब जैसे आपने बताया कि उसकी प्रोडक्शन की इजाज़त उसको 3.3 मिलियन डॉलर की बैरल की थी, और लेकिन 5 से ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर रहा था। यस। अब ये वो कंट्री है यूएई जिसने अपने डिफेंस के लिए अमेरिका को $1 ट्रिलियन पे किया हुआ। लेकिन इस जंग की वजह से इनकी हालत ये हो गई कि इनके सारे मॉल्स जो हैं, होटल्स जो हैं वो बंद हुए हैं, सयाहत ख़त्म हो गई, यानी उनकी जो इनकम है वो रुक गई है और मजबूर हो गया यूएई अमेरिका से डॉलर मांगने पर। तो अब उसके पास एक ये रास्ता डॉलर कमाने का रह गया था कि वो अपनी ऑयल प्रोडक्शन जो है ना फुल कैपेसिटी में वो सेल करे और आलमी मार्केट की कीमत का पाबंद ना और अपनी कीमत पर फरोख्त करे। अब ज़ाहिर अपनी कीमत पर वो उसका सारा ऑयल तभी सेल होगा जब वो आलमी मार्केट से निस्बतन कम रखेगा। तो एक तो उसको उसका सारा तेल बिकेगा और दूसरे उसको इनकम होगी, लेकिन उससे नुकसान ओपेक को होगा। ओपेक को ये नुकसान होगा कि वो उसकी जो अपनी मुकर्रर करदा कीमत है फिर उस पे उसको नजरसानी करनी पड़ेगी। हाँ जी, वो मेरा ख्याल है कि अप डाउन उसमें चलता रहेगा। और कुछ दीगर ममालिक भी फिर ओपेक से निकलने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, कुछ हलकों में ये तस्वुर किया जा रहा है कि जो यूएई है ये एहतजाजन ओपेक से बाहर आया है, ऐसा कोई आपकी नॉलेज में है, ये दुरुस्त है? एहतजाजन तो इसलिए एहतजाज यही है ना कि जब आप किसी भी तंजीम से अलग होते हैं तो किसी नाराजगी की वजह से अलग होते हैं, खुशी से तो नहीं होते। हो सकता है उन्होंने रिक्वेस्ट की हो कि हमारे जो ये योमिया बैरल में इजाफा किया जाए और यहाँ पे ये नहीं माने होंगे, इस वजह से भी निकल सकते हैं। वो अपनी इकोनॉमी को देखते हुए भी उसने ये फैसला किया होगा। जैसे मैंने बताया ना कि उनकी सयाहत खत्म हुई है जंग की वजह से, आजकल होटल्स बंद है, मॉल्स बंद है, सही इनकम जनरेट नहीं हो रही। तो इनकम जनरेट करने के लिए उसने ये एक स्टेप लिया कि मैं जब मैं खुद ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हूँ और ज़्यादा तेल सेल कर फरोख्त कर सकता हूँ तो मुझे ये स्टेप लेना चाहिए। उसकी एक वजह ये भी है कि इस ओपेक में जो दीगर ममालिक हैं उनसे कुछ यूएई नाराज़ भी है। अच्छा सर, मैं देख रही थी कि ईरान और अमेरिका की जंग में पाकिस्तान जो अपना किरदार अदा कर रहा था सालसी का,
اگر یہ ثالثی کامیاب ہو جاتی تو پاکستان کی تو بیجا بیجا ہو جاتی نا، مطلب بلے بلے ہو جاتی. لیکن یہ ثالثی کامیاب نہیں ہوئی، جس کے باعث ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے کچھ اتحادی ممالک تھے وہ پاکستان سے ناراض ہو گئے. اگر یو اے کی بات کر لی جائے، یو اے میں دیکھیں وہ چاہتے تھے کہ پاکستان نیوٹرل رہے، لیکن پاکستان کی مجبوری تھی، اور جو پاکستان نے کنوے بھی کیا ان کو کہ ہماری مجبوری ہے، ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں گے. لیکن اس سے ہوا یہ، یو اے پاکستان سے ناراض ہو گیا، پھر انہوں نے اپنا قرضہ واپس مانگ لیا. پاکستان نے اپنا ٹھیک ہے ہم آپ کو قرضہ دیں گے، پاکستان نے ایگری کر لیا. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ابھی جو یو اے کی کرنٹ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کو ویزے کے حصول کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے. وہاں پہ جو پاکستانی لوگ جو ہیں وہ جاب کرتے ہیں، ان کے جو کانٹریکٹ ہے ان کو رینیو نہیں ہو رہے. اور سر بتایا بھی یہی جا رہا ہے کہ چونکہ جو یو اے ای ہے، پاکستان کی تقریباً 21 لاکھ سے زیادہ پاکستانی وہاں پہ برسر روزگار ہیں، اور وہاں سے ایک بڑی ریمیڈنس ٹریلین کے ڈالر ریمیڈنس جو ہے وہ پاکستان کو موصول ہوتی ہے. تو یہاں پر یو اے ای نے پاکستان سے کہا تھا کہ آپ ایسے ملک کو سپورٹ کر رہے ہیں جس سے آپ کو 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہے، اور جو ہم آپ کو ٹریلین کا ریونیو دے رہے ہیں یا ریمیڈنس پاکستانیوں کے تھرو آپ کے ملک میں آ رہا ہے، تو آپ جو ہے نیوٹرل. لیکن پاکستان نیوٹرل نہیں رہا، جس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو اے اپنی ناراضگی کی صورت میں واضح کر رہا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے اب انہوں نے اپنی ویزا پالیسی بھی سخت کر دی ہے، اور موسٹلی لوگ یہ کلیم کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ویزا جو ہے وہ زیادہ تر ریجیکٹ ہو رہا ہے. یہ اثرات آئے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی جو پاکستان کے اتحادی تھے اب وہ بھی پاکستان سے ناراض ہونا شروع ہو چکے ہیں. کیونکہ دیکھا جائے سر، ہمارے ہاں موسٹلی یہ بات کی جاتی ہے کہ جب ہم نے امریکہ کی مدد کی ہے تو پاکستان کو اس کے بہت بھیانک نتائج بھگتنے پڑے ہیں. تو ابھی جیسے آپ بات کر رہے تھے روس کے دورے کی، ایران نے جب روس کا دورہ کیا اور روس نے ایران کو کیا کہا، یہ تھوڑا سا آپ بتائیں. اصل میں وہ روس جو ہے نا وہ ہمارا، میں کیا لفظ استعمال کروں، ہمارے ہاتھوں ٹوٹا ہوا ہے. وہ افغان جنگ میں جو ہے نا جو پاکستان کا کردار تھا، ہم بڑا اس پہ جشن بھی مناتے رہے کہ ہم نے اتنی بڑی طاقت کے ٹکڑے کر دیے. وہ کیسے کر دیے وہ بھی سب کو ہسٹری ہے، معلوم ہے کہ پاکستان کی بیک پہ کون تھا، کس نے اس کو سپورٹ دیا. بھی پچھلے دنوں ٹرمپ نے ایک بیان بھی جاری کیا. تو اب روس سے جب ایران کی ملاقات ہوئی تو ایران کو، یہ ہماری ذرائع سے سنی ہوئی بات ہے، ظاہر ہے ہم تو وہاں نہیں تھے کنفرمیشن کیسے ہو، لیکن لگتا ہے کہ درست ہے. روس نے ایران کو روکا کہ یہ پاکستان کی ثالثی پر ٹرسٹ نہ کرے، کیونکہ جو رشیا نے بھی، یہ رشیا کو بھی توڑ چکے ہیں اور یہ اب امریکہ کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ اور ایک جیتی ہوئی جنگ ہرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوز نہ کریں، جس کی وجہ سے ایران پیچھے ہٹا. لیکن سر مجھے ایک بات نہیں سمجھ، اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں ثالثی تو پھر تو پاکستان کو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ایران سے سینکشن ختم ہوتی اور ٹریڈ شروع ہو جاتی ہے. پاکستان سے بھی ظاہر ہے اس کا ٹریڈ ہوتی وغیرہ وغیرہ، ایران کو بھی فائدہ ہوتا، پاکستان کا بھی ہوتا. لیکن ایران نے روس کی باتوں میں آ کے جو یہ چانس مس کیا، بھلے اس کا پاکستان کو فائدہ تھا، لیکن اس کا ایران کو بھی بہت فائدہ تھا. اس کی سینکشنز ختم ہو جاتی، اس کی پیٹرولیم مصنوعات جو ہے پورے خطے میں جاتی. اب اس کی سینکشن مزید سخت ہو گئی ہیں، اب اس کا فیول نہیں بک رہا اور اس کی کرنسی اور زیادہ ڈیویلیو ہوگی. اور سر اگر آپ امریکہ کے میڈیا کو دیکھیں تو وہ بھی یہی بات کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ اب مزید ان کو معاشی بحران کا شکار بنائیں گے، ان کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے، ان پہ سینکشنز اور زیادہ عائد کی جائیں گی. اور اب پتہ نہیں ایران کے ساتھ امریکہ کیا کرنے والا ہے. اور یہ موقع جو آپ جیسے آپ نے کہا کہ بہترین موقع تھا، اس پہ سینکشنز ختم کروا کے اپنے ملک کے لیے اور مستقبل کے لیے ایران اپنے لیے بہتری کر سکتا تھا. ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو ایران کے اس اسٹینڈ کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا. وہ پہلے بھی امریکہ کے بغیر سروائیو کر رہے تھے، پھر انہوں نے اپنا 10 دن میں ایئرپورٹ جو ہے وہ ریکنسٹرکٹ کر لیا اور فلائٹیں شروع ہو گئی ہیں. یہ ہے وہ دیکھتے ہیں. سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جیسے اب ایران روس کے پاس گیا تھا مشاورت کے لیے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ پاکستان آیا، تو وہ وہاں سے مشاورت کر کے دوبارہ پاکستان آ کے پاکستانیوں سے ملاقات، یعنی ہمارے حکام سے ملاقات کی ان کی. اس نے فائنلی یہ بتایا ہوگا کہ ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں آ رہے، جس کے بعد آپ نے دیکھا ایک دم پھر جو یہاں پہ ہمارے لاک ڈاؤن تھے بہت سارے ختم کر دیے گئے. نہیں وہ تو ٹیلی فونک بھی ہو سکتا تھا نا. نہیں
ऐसे कुछ बातें ओके टेलीफोन के बजाय सामने बैठ के एतमाद में लेके भी की जाती है ना कि देखें हमारी मजबूरी है और ये है। हमारे पुराने व्लॉग्स निकाल के देखें ना आयशा, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि जितनी भी तैयारी हो ईरान की या जो भी सूरत हाल है, जितना भी वो बहादुर हो, अमेरिका का कारनामा ये होता है कि वो जंग अपने मुल्क में रह के नहीं लड़ता, उस दूसरे के मुल्क में जाकर और दूसरों का कबाड़ा कर देता है, दूसरों को नुकसान ही नहीं का होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। भले वो फतह भी क्लेम करे ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा इनका होगा, जो माली नुकसान होगा इनका होगा, वो हुआ है। लेवल पे मुझे लगता है कि हमारे जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको भी अपने फायदे को देखना चाहिए, ना कि अमेरिका की यारी या अमेरिका के साथ ताल्लुकात को इस्तवार रखने के लिए वो अपने मुल्क को ही खतरे में डाल दें। इसके इतने इम्पैक्ट हमारे पाकिस्तान पे इतने हुए हैं कि आप देखें पेट्रोल हमारा जो है 400 रुपीस पर लीटर पे पहुंच गए, और अभी आजकल में फिर बढ़ जाएगा क्योंकि हफ्तावार जो प्राइसेस इंक्रीज होती पोजीशन जमातें बड़ी खामोश बैठी हुई हैं, लेकिन अब ये अवाम के बर्दाश्त से बाहर हो गया। इसलिए ताजरों ने 2 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की हड़ताल की कॉल दी है, बिल्कुल 5 दिन के लिए, और वो बड़े सख्ती से उन्होंने कहा कि हम कोई पेट्रोल पंप नहीं खुलने देंगे और किसी को पेट्रोल नहीं लेने देंगे जब तक कि हुकूमत हमें पेट्रोल में रिलीफ नहीं देती। सर सोशल मीडिया पे उनकी ये कैंपेन बड़ी ज़ोरों शोर से जारी है, बल्कि कहीं पे थ्रेट भी किया गया है कि कोई भी अगर बाइक या गाड़ी हमें पेट्रोल पंप पे नजर आई तो फिर हम उसको जला देंगे या उठा लेंगे। तो इस तरह वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी लगाएगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि थ्रेट्स भी की जा रही है और लोगों को कायल किया जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों पर प्रोटेस्ट करें ताकि हुकूमत जो है वो इतनी ज़्यादा कीमतें ना बढ़ाए, क्योंकि सिर्फ ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं होता बल्कि हर चीज में इजाफा हो जाता है। और पाकिस्तानियों के लिए खास तौर पे अशिया खुरोनोश का हसूल बहुत मुश्किल हो गया सर। सैलरीज बढ़ नहीं रही हैं, बिल्स इतने ज्यादा हैं, खाने पीने को लोगों के लाले पड़े हुए हैं घर में, और फिर गवर्नमेंट को भी एहसास नहीं है कि वो कर क्या रही है। हमारे पाकिस्तान में तकरीबन अब 70% आबादी सर गुर्बत के लकीर से नीचे की जिंदगी जी रही है, तो अब वो कैसे सर्वाइव करेगी? ये इस तरह की पॉलिसीज, भले लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले थे पेट्रोल अफोर्ड करते थे, उनकी अफोर्डेबिलिटी भी जो है खत्म हो गया, जवाब दे दिया। और अगर आप इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में अब इतनी कम ट्रैफिक हो गई है सर, आपने नोट किया? बिल्कुल खाली, रोड्स बिल्कुल खाली होती हैं। बहुत ही जरूरी जिनको काम है वो अपनी गाड़ियां निकालते हैं, अदरवाइज लोगों ने अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी हैं, या तो वो लोकल जो ट्रांसपोर्ट है वो इस्तेमाल करें या बाइक्स जो है वो ये तो एक मसले का हल हुआ कि चलो वो पेट्रोल नहीं खरीदेंगे, लेकिन वो जैसे आपने कहा पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से बाकी अशिया खुर्दनोश इतनी महंगी हो गई है कि वो भी अब गरीब के दस्तर से तकरीबन बाहर होती है। हाँ, और ये चीजें ना हमारे पाकिस्तानियों को ज़हनी मरीज बना रही है सर। हमने इस चीज को भूलना नहीं है। अब जब आपको मुआशी बहरान आता है ना घर में, तो सबसे ज्यादा आप साइकोलॉजिकल इफेक्ट होती हैं, आप सोचते हैं, परेशान होते हैं, उससे आपकी हेल्थ भी खराब होती है। तो यहाँ पर अगर आप मेडिकली फैक्ट एंड फिगर्स भी उठाएं तो पाकिस्तान में मेजॉरिटी में लोग जो है वो साइकोलॉजिकल डिसीजेस में मुब्तला हो रहे हैं, और ये हुकूमत के लिए भी अलार्मिंग है। अगर इसी तरह सिचुएशन रही तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो सिक हो जाएगी। हुकूमत को इसके ऊपर गौर करना चाहिए। खौफनाक आपको बात बताऊं कि अभी जो हम ये जश्न मना रहे हैं कि अगली किस्त $1 अरब की इशारिया कुछ $1 अरब की मंजूर होने जा रही है, तकरीबन हो गई है, वो शर्त पे होगी कि IMF कह रहे हैं कि 50 रुपए की लेवी और लगाएं पेट्रोल पे, और हुकूमत परेशान है कि अभी ये 50 रुपए पेट्रोल पे लगाएं या डीजल पे लगाएं। अगर वो पेट्रोल पे लगे तो पेट्रोल तो 450 पे चले जाए। तो जनाब देखते हैं अब गवर्नमेंट क्या करती है। सख्त डिसीजन और दिल पे पत्थर रख के जो डिसीजन लिए जाते हैं उसका बोझ तो है वो आवाम ही बर्दाश्त करती है। गवर्नमेंट तो अपने सब कुछ चला ही रही है, तो देखते हैं। चलें, जो भी अपडेट होगी बताएंगे नाज़रीन को। अभी इजाज़त लेते हैं नाज़रीन, देखते रहिए ग्लोबल वॉइस टेलीविजन पाकिस्तान में। इजाज़त दीजिए। आयशा नाज़ और राशिद को चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।